दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो 1996 में एवरेस्ट पर घटी थी। और दोस्तों 2015 में इस पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम एवरेस्ट है। दोस्तों इस फिल्म में वो दिखाया गया है जो कि सच था कि उस समय क्या हुआ था। एक इंसान अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जान तक की परवाह नहीं करता। 1953 में एडमंड हिलेरियन तेंजिंग नोर्गे पहले ऐसे इंसान थे जो पहली बार एवरेस्ट पर चढ़े। इसके बाद बहुत सारे लोग एवरेस्ट पर चढ़े जिनमें से कई सारे लोगों की जान चली गई और जो बच गए वो प्रोफेशनल माउंट क्लाइंबर थे, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ना मतलब मौत से मिलना। लेकिन 1992 में रॉब वॉल नाम के एक व्यक्ति ने इसे अपना बिजनेस बना लिया और उसने लोगों को एवरेस्ट पर ले जाने का काम शुरू कर दिया। और अगले 4 सालों में वो बिना किसी हादसे के कई सारे लोगों को एवरेस्ट पर ले गया। और आज फिर से उसने अपनी एक टीम तैयार कर ली थी एवरेस्ट पर जाने के लिए। और यहाँ रॉब अपने सफर पर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। और वहीं रॉब की वाइफ उससे कहती है कि जल्दी वापस आना, क्योंकि रॉब की वाइफ प्रेग्नेंट होती है। रॉब बोलता है कि मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता। अब वो अपने सफर पर आगे बढ़ जाता है और सारे लोगों को लेकर काठमांडू पहुंच जाता है। यहाँ रॉब वॉल की जो कंपनी है उसका नाम एडवेंचर कंसल्टेंट्स है। यहाँ रॉब की टीम में कुल 13 लोग होते हैं और इनका जो सफर है वो 40 दिनों का होने वाला है। और इन्हें जून के महीने में एवरेस्ट की चोटी तक पहुँचना है। अब ये हेलीकॉप्टर से पूरी टीम काठमांडू से 9383 फीट एक जगह होती है लूकाला, वहाँ पर पहुंच जाती है। और अब ये यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ते हैं और कुछ ही समय के बाद माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। या इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं क्योंकि वो सब भी यहाँ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आए होते हैं। अब यहाँ रात को इन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ऊपर ऑक्सीजन की कमी होगी जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसीलिए यहाँ पर पहले इन सबका चेकअप किया जाता है। अब ये अपने सफर पर निकल जाते हैं और अब इनका सफर बहुत ही अच्छा चल रहा होता है क्योंकि अभी ये लोग ज्यादा ऊंचाई पर नहीं पहुंचे होते। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं इनका सफर मुश्किल होता जा रहा होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी हो रही होती है। यहाँ पहाड़ियाँ बिल्कुल सीधी होती है जिन पर चढ़ना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ सभी कंपनियों ने रस्सियाँ और सीढ़ियाँ लगाई होती हैं ताकि क्लाइंबर्स को ज्यादा परेशानी ना आए। और ये बिना किसी परेशानी के दूसरे कैंप तक पहुँच जाते हैं और ये सभी यहाँ आराम करते हैं क्योंकि सभी कंपनियों ने कैंप को इसीलिए बनाया था ताकि वहाँ रेस्ट किया जा सके। अब ये यहाँ से अपने असली सफर पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ इन्हें पहाड़ चढ़ते बहुत परेशानी हो रही होती है। इन्हें यहाँ सांस लेने में भी काफी परेशानी आ रही होती है, लेकिन ये हार नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं और तीसरे कैंप तक पहुंच जाते हैं जो 24,000 फीट की ऊंचाई पर होता है। यहाँ रोप से नीचे कैंप से हेलन कांटेक्ट करती है और उससे कहती है कि मौसम खराब होने वाला है, तुम्हें जल्दी वहाँ से वापस आना होगा। तभी रोप उससे कहता है कि पहाड़ पर कोई मौसम नहीं होता, पहाड़ अपना मौसम खुद बनाते हैं। और अब ये अपनी पूरी टीम के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ हवा बहुत तेज होती है, यहाँ एक कदम बढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की इनकी जिद इन्हें रुकने नहीं देती, इसीलिए ये आगे बढ़ते रहते हैं और चौथे कैंप तक पहुंच जाते हैं जो कि 26,085 फीट की ऊंचाई पर होता है। लेकिन यहाँ तक आने में लगभग इन सबकी हालत खराब हो चुकी होती है। अब यहाँ पहुँचने के बाद इनमें से बहुत सारे लोग वापस जाने का फैसला कर लेते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम भी धीरे धीरे खराब होता जा रहा होता है। लेकिन 10 मई की रात को मौसम अचानक से बिल्कुल ठीक हो जाता है, तूफान रुक जाता है। रॉब रात में ही जाने का फैसला करता है और रात को 12:30 बजे ये सब ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ से इन्हें शिखर पर चढ़ने में सिर्फ 12 घंटे लगने वाले थे। रात में इनका सफर बहुत ही कठिनाइयों भरा होता है। इसके बाद ये 27,600 फीट ऊपर पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहुँचते ही इनके एक साथी जिसका नाम बैग होता है उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि कुछ ही साल पहले उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ होता है और अब उसे फिर से धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। रॉब उससे कहता है कि तुम आधे घंटे तक यहाँ आराम करो, अगर तुम्हारी हालत ठीक हुई तो तुम आगे बढ़ जाना, नहीं तो तुम अपना सफर यहीं खत्म करके नीचे वापस चले जाना। ये कहकर रॉब अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है और वो जैसे ही आगे बढ़ता है वो देखता है कि आगे की रस्सियाँ टूटी हुई होती है। अब ये सब यहाँ रस्सियाँ बांधना शुरू कर देते हैं क्योंकि बिना रस्सियों के आगे बढ़ना संभव नहीं है। अब यहाँ 3 लोग वापस जाने का फैसला करते हैं क्योंकि यहाँ इनकी परेशानी अब बढ़ती ही जा रही होती है। अब यहाँ जितने भी लोग बच्चे होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और 28,740 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। और ये पॉइंट इस सफर का सबसे खतरनाक पॉइंट है। यहाँ पहुंचते पहुंचते इन सभी की हालत भी खराब हो गई होती है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का इनका जुनून इन्हें रुकने नहीं देता। और ठीक दोपहर में ये लोग माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाते हैं। रॉब और उसकी टीम बहुत खुश होती है कि उन्होंने कर दिखाया जो वो करना चाहते थे और यहाँ सब अपनी अपनी कंट्री का फ्लैग माउंट एवरेस्ट पर लगा देते हैं। लेकिन हेलन नीचे कैंप से रॉब से
कांटेक्ट करती है और वो उसे बताती है कि एक बहुत ही खतरनाक तूफान तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हें जल्दी वहाँ से निकलना होगा। और रोब यहाँ ऑलरेडी लेट हो चुका होता है, उन्हें 2 बजे तक वापस कैंप तक पहुंचना था। लेकिन ये खबर सुनकर रोब अपने साथियों को लेकर वापस नीचे की ओर बढ़ने लगता है और ये थोड़ा ही नीचे बड़े होते हैं कि तभी इन्हें यहाँ डेग मिलता है जो ऊपर जा रहा होता है। रोब उससे ऊपर जाने से मना करता है, पर वो रोब से कहता है कि अगर मैं आज ऊपर नहीं गया तो वो दोबारा कभी भी नहीं जा पाएगा। और रोब उसे बड़ी मुश्किलों से ऊपर ले जाता है और वो डेग को लेकर माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंच जाता है। लेकिन अब यह डेग की हालत और भी ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है, वो यहाँ चल भी नहीं पा रहा होता है और वो बेहोशी की हालत में आ जाता है। रोब एलन से कांटेक्ट करता है। एलन रोब से कहती है कि तुम डेग को वहीं छोड़कर वापस आ जाओ, लेकिन रोब मना कर देता है। वो कहता है कि मैं डेग को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं आऊंगा। इसके बाद वो रस्सियों के सहारे डेग को नीचे उतारने लगता है, लेकिन यहाँ तूफान आना भी शुरू हो जाता है। रोब और डेग भी तूफान में फंस जाते हैं। वो डेग को एक जगह छोड़कर नीचे उसके लिए मदद लाने के लिए जाने लगता है। वो डेग से कहता है कि तुम यहीं रहना, लेकिन ठंड की वजह से डेग का दिमाग पूरी तरीके से सुन्न हो जाता है, जिससे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से वो इसके पीछे चलना शुरू कर देता है। तभी वो एक खाई में गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर रोब को बहुत बुरा लगता है। तभी उसके पास उसका एक साथी आ जाता है। वो रोब के लिए एक आधा ऑक्सीजन सिलेंडर लाया होता है, लेकिन यह तूफान और बढ़ जाता है, जिससे वो दोनों भी यही फंस जाते हैं। अब यहाँ रोब के साथ जो साथी होता है उसे हाइपोथर्मिया हो जाता है, जिससे उसे बहुत गर्मी लग रही होती है, जिससे वो अपना जैकेट उतार देता है। तभी वो वहाँ से स्लिप हो जाता है, जिससे वो भी मर जाता है। और अब यहाँ तूफान थम चुका होता है। रोब का वेस से कांटेक्ट होता है। रोब कहता है कि मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा होता हूँ क्योंकि उसके हाथ पैर जम चुके होते हैं। तो वो उनसे कहता है कि मुझे मदद चाहिए। वो लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें किसी भी तरह से नीचे आना होगा क्योंकि वहाँ हवाएं बहुत तेज होती है। लेकिन रोब कहता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा और तभी उनका कनेक्शन टूट जाता है। अब नीचे हेलन रोब की वाइफ को कॉल करती है और उसे सैटेलाइट फोन के पास रखती है और रोब से बात करवाती है। रोब की वाइफ रोब से कहती है कि तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें कोशिश करनी होगी और तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें घर वापस आना होगा। रोब बोलता है कि मेरा हाथ पैर जम चुके हैं। उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें चलते रहना होगा, ब्लड सर्कुलेशन रुकना नहीं चाहिए। अब बात करने के बाद उसमें थोड़ी हिम्मत आती है और वो चलने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग रोब को बचाने के लिए जा रहे होते हैं वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहे होते हैं क्योंकि हवाएं बहुत तेज है और वो वापस आ जाते हैं। या रोब से कांटेक्ट करके रोब को बताया जाता है कि जो लोग तुम्हारी मदद के लिए आ रहे होते हैं वो लोग तेज हवाओं के कारण वापस लौट आए हैं। रोब कहता है कि मैं अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। वही रोब की वाइफ फिर से कांटेक्ट करती है और रोब से बात करवाने के लिए बोलती है। तभी उसकी पत्नी की बात रोब से कराई जाती है। वो रोब से कहती है कि तुम्हें वापस आना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन रोब अपनी वाइफ से कहता है कि मैं सारा से नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि उसकी वाइफ को लड़की होने वाली है और रोब ने पहले ही उसका नाम सारा रख दिया था। रोब कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं उससे नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि रोब अब पूरी तरीके से हार मान चुका है और उसे लगता है अब वो नहीं बचेगा। रोब अपनी वाइफ से कहता है मैं तुम्हें और अपने होने वाली बच्ची से बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद इनका कनेक्शन टूट जाता है। अब यहाँ बैग को दिखाया जाता है। बैग जिन लोगों के साथ वापस आया था तूफान में फंसने के कारण उन सभी की मौत हो जाती है, लेकिन बैग अभी भी जिंदा होता है और उसे हेलुसिनेशन हो रहे होते हैं जिसमें वो अपनी फैमिली को देखता है। जिसके बाद उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है जिससे वो चलने लगता है और वो नीचे कैंप तक पहुंच जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है। अगर उसे सही समय पर हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो उसकी मौत हो सकती है। तभी हेलन बैग की वाइफ से कांटेक्ट करती है और उसे सब बताती है। बैग की वाइफ कहती है कि मैं हेलीकॉप्टर का इंतजाम करती हूँ, लेकिन हेलन उससे कहती है कि इतनी ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता क्योंकि यह हवाएं बहुत तेज है, हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता है। लेकिन फिर भी बैग की वाइफ वह हेलीकॉप्टर भेज देती है और बैग को बचा लिया जाता है। लेकिन रोब उन्हीं पहाड़ियों में हमेशा के लिए गुम हो जाता है और उसके साथ और भी कई सारे लोग वहीं मारे जाते हैं। यही 1996 को रोब की वाइफ एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वो सारा रखती है। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना।